हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का जो टॉपिक 1857 की क्रांति का एक वीडियो हमने अपलोड किया था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति भारत में किस प्रकार से अलग अलग जगह पर उसका प्रसार हुआ, विद्रोह का फैलाव हुआ, फिर यह विद्रोह जिस उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया, तो इसकी असफलता की मुख्य वजह या मुख्य कारण क्या रहे जिसमें यह अपने स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही 1857 की क्रांति, चूंकि हम बता रहे हैं स्वर्णिम भारत की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो चाहे तात्कालिक रूप से नहीं निकले हों, लेकिन आगामी वर्षों के दौरान हमें इसके बहुत सारे नए परिणाम जो है वो देखने को मिले थे। तो इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले यदि आप इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको प्रेस कर लीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा लीजिए ताकि वीडियो के अपडेट रोजाना आप तक पहुंचती रहे। साथ ही अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले का जो एक वीडियो 1857 की क्रांति का परिचय और उसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे वो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एक कनेक्टिंग लिंक मिलेगी, दोनों को आपस में जोड़ने को, टॉपिक को समझने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के पहले टॉपिक पे हम इस वीडियो लेक्चर से शुरू कर रहे हैं कि इस क्रांति का प्रसार कैसे हुआ, कैसे ये क्रांति शुरू हुई। तो इससे पहले छोटे क्वेश्चंस कुछ एक अपने देख लेते हैं कि ये क्रांति क्या थी, किसने इसकी योजना बनाई थी, वगैरह वगैरह, इनके बारे में बात कर लेते हैं। छोटे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उस क्रांति की योजना निर्माता कौन था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि 1857 की क्रांति का निर्माता या योजना बनाने वाला व्यक्ति कौन था। तो मुख्य रूप से इसमें दो व्यक्तियों का योगदान था। नाना साहिब के नाम से कानपुर से संबंध रखते थे, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। और इनके एक सेनापति थे वकील अजीमुल्लाह के नाम से। इन दोनों ने मिलकर और इस क्रांति की योजना बनाई थी और इन्होंने जो दिनांक डिसाइड की थी इस क्रांति को शुरू करने की, वो थी 31 मई 1857 का दिन। याद रखिएगा आप तारीख, जिस दिनांक को 1857 की क्रांति शुरू होनी थी वो तारीख थी हमारे पास 31 मई 1857, यानी कि जो योजना बनाई गई थी उसमें ये दिनांक डिसाइड की गई थी। और इसके साथ इस क्रांति का प्रसार करने के लिए दो प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए थे। एक तो चपातियां जो हर जगह बांटी जानी थी और साथ में कमल का फूल जो है वो इसके प्रतीक चिन्ह थे। प्रतीक चिन्ह के रूप में क्रांति का प्रसार करने के लिए जो दो चीजें इस्तेमाल में ली गई थी वो थी चपाती और कमल का फूल। लेकिन ये क्रांति अपने निर्धारित समय से ठीक पहले शुरू हो गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी, तब हम बताएंगे दिन 10 मई 1857 को। क्रांति अपने समय से पहले प्रारंभ हो गई थी। चलिए, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो उस समय मुख्य गवर्नर जनरल जो थे भारत के वो थे। तो ये छोटे क्वेश्चंस आपसे किसी रूप में पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति कब शुरू होनी थी, कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था। देखिए, 1857 के विद्रोह का एक पूर्व विद्रोह हुआ था, वो तो बैरकपुर से हुआ था, लेकिन यहां से हम क्रांति की शुरुआत नहीं मानेंगे। आप क्रांति की पहली घटना अगर आपसे पूछी जाए कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कहां घटित हुई थी, तो उसको हम बता सकते हैं कि बैरकपुर, बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान में है वहां की जगह है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। लेकिन वास्तविक शुरुआत जो है वो अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति की कहां से हुई थी, तो आपको याद रखना है मेरठ के सैनिकों के द्वारा यह क्रांति शुरू की गई थी। मेरठ के सैनिकों के द्वारा। और इसका वास्तविक केंद्र जो है पहला बना था वो था दिल्ली। उस समय मुगल सल्तनत या मैं कहूं तो भारत की प्राचीन राजधानी के रूप में जिसको जाना जाता था, यहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन पहली क्रांतिकारी घटना अगर 1857 की क्रांति की हम देखें तो वो शुरू हुई थी बैरकपुर, पश्चिमी बंगाल से। तो ये छोटे क्वेश्चन आप इसमें से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं कि क्रांति का प्रसार कैसे, कहां और कब हुआ। आप इसका थोड़ा सा नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और आपको ध्यान रहेगा अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए इसको। चलिए, 1857 की क्रांति का प्रसार हम देखते हैं। कुछ जगह हमें देखनी है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरकपुर के बारे में। बैरकपुर में क्या घटित हुआ था। पश्चिमी बंगाल की एक सैनिक छावनी थी अंग्रेजों की।
इसके बाद में हम बात करेंगे मेरठ की, इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली से हम बात करेंगे अवध, जिसको वर्तमान में लखनऊ के नाम से जाना जाता है, वहां कैसे प्रसार हुआ था क्रांति का, उसकी बात करनी है। और इसके बाद में हम देख लेंगे कानपुर में किस तरीके से क्रांति का प्रसार हुआ। ये मुख्य स्थान है जो आपको ध्यान रखने हैं, कानपुर। और कानपुर के बाद में हम देख लेंगे झांसी, उत्तर प्रदेश की ही जगह। और इसके बाद में हम बात कर लेंगे बिहार, यहां पर भी। राजस्थान में जब हम बात करेंगे तो यहां हम बहुत संक्षिप्त बात करेंगे। मुख्य महत्वपूर्ण बात राजस्थान में 1857 का संग्राम हमें पढ़ना है, तो वहां डिटेल में अपने बात करेंगे। और इसके बाद में दक्षिण भारत के अंदर भी क्रांति किस प्रकार से फैली और पूर्वी भारत में किस प्रकार से फैली, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप वन बाय वन करके एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरकपुर के बारे में। देखिए बैरकपुर के अंदर 34वीं जो बंगाल इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री बोलते थे टुकड़ी को, सेना की टुकड़ी को, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे के नाम से, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, एक मूवी भी इनके ऊपर बन चुकी है मंगल पांडे के रूप में। तो मंगल पांडे जो थे, इन्होंने जो हमने देखा था कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो क्या था, कारतूस थे। कारतूसों को लेकर सैनिकों के बीच में जो विद्रोह उत्पन्न हुआ या जो असंतोष उत्पन्न हुआ, उसी की वजह से ये क्रांति हुई थी। तो मंगल पांडे जो थे, इन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और इनके जो 2 सैनिक अधिकारी थे इस बंगाल इन्फेंट्री के, अंग्रेजों के, उनकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी। तो इस हत्या के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये बात है 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 की, जब मंगल पांडे के द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में हत्या कर दी जाती है। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, जो कि 1857 की क्रांति की पहली फांसी या पहला बलिदान माना जाता है। किस व्यक्ति का हुआ था, मंगल पांडे का हुआ था। कब हुआ था, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी जाती है। तो ये क्रांतिकारी घटनाओं में पहली घटना थी, जो कि कहां घटित हुई है, बैरकपुर में घटित हुई है। लेकिन अभी 1857 की क्रांति शुरू नहीं हुई है, ये क्रांति से ठीक पहले की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी, मंगल पांडे को फांसी दिया जाना। चलिए ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं अगले स्थान के बारे में। दूसरा स्थान है हमारे पास मेरठ। मेरठ में एक साथ मेरठ की जो सैनिक छावनी थी, उसमें से एक साथ 85 सैनिकों ने वही काम किया जो मंगल पांडे ने किया था। अपने अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी सैनिकों ने, और साथ ही कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो इनको भी गिरफ्तार करके इनको सजा दी गई। तो यहाँ के जो सैनिक थे उनके अंदर असंतोष फैल गया और 24 अप्रैल को तो इन सैनिकों को गिरफ्तार किया जाता है। और 10 मई का दिन, जब अन्य सैनिक जो थे इस छावनी के, मेरठ छावनी के, उन्होंने अपने साथी सैनिकों को आजाद करवाया और दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं, दिल्ली पहुंचने की ओर चल पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत, जो अगर मैं कहूं एक साथ सैनिक विद्रोह के रूप में शुरुआत कहूं, तो वो स्थान हमारे पास कौन सा है, मेरठ। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई को दिल्ली पहुंचकर इस क्रांति की विधिवत शुरुआत उनके द्वारा की जाती है। वजह वही थी जो मंगल पांडे की थी, कारतूसों का प्रयोग करने से इन्होंने मना कर दिया, गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई। 10 मई को अन्य साथी सैनिक जो थे उन्होंने इनको आजाद करवाया और वहां से अन्य सभी सैनिक जो है उन्होंने दिल्ली कूच किया और क्रांति का मुख्य केंद्र जो है वो बनाया गया सैनिकों के द्वारा, किसको, दिल्ली को। अब हम देखते हैं दिल्ली में क्या घटना घटित होती है। 12 मई का दिन है, 12 मई का दिन है और सैनिक जो है मेरठ से पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली आकर के उन्होंने प्राचीन जो राजतंत्र कह सकते हैं हम, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, उस जो समय का एक तरीके से औपचारिक मुगल बादशाह था, तो बहादुर शाह जफर सेकंड द्वितीय को अपनी क्रांति का नेता घोषित किया जाता है इनके द्वारा। और जफर के सेनापति जो थे, एक तरीके से बहादुर शाह जफर जो थे, इनके सेनापति जो थे बख्त खान के नाम से, बख्त खान जो है उनको क्रांति का नेतृत्व सौंपा जाता है।
तो मुख्य नेता के तौर पर अगर मैं बात करूं तो बहादुर शाह जफर, आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो वो थे बहादुर शाह जफर। जबकि वास्तविक नेतृत्व जो है वो इनके सेनापति के द्वारा किया जा रहा था, जिनका नाम क्या था, बख्त खान के नाम से। जबकि क्रांति की योजना बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नाना साहब और दूसरे उनके साथ अजीमुल्लाह के नाम से, जो उनके वकील हुआ करते थे। तो दिल्ली के अंदर यह कार्य शुरू किया जाता है। निर्धारित अवधि से पहले ही ये क्रांति जो है वो शुरू हो चुकी है। 31 मई का दिन डिसाइड था, लेकिन वास्तविक शुरुआत कब हो चुकी है, 10 मई को ही हो चुकी है, जब मेरठ से सैनिकों ने कूच किया और 12 मई को इन्होंने आकर के किस पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर अधिकार करने के साथ ही उस समय का जो गवर्नर जनरल जो था कैनिंग, उसको टेंशन होनी शुरू हुई, उसको चिंता होनी शुरू हुई और उसने पूरे भारत के जितने भी अपने मित्र जो देसी रियासतों के राजा थे, जिनमें राजपूताना, राजस्थान से भी उसके बहुत सारे मित्र थे, इसके साथ साथ पंजाब हरियाणा में हम बात करें तो नाभा, जिंद, पटियाला, उसके अलावा निजाम, मैसूर, मराठा, ये सारे उनके मित्र हुआ करते थे एक तरीके से अंग्रेजों के। इन सब की सेनाओं का इन्होंने सहारा लिया और सितंबर में जाकर के वापिस दिल्ली जो थी उसके ऊपर वापिस अंग्रेजों का शासन स्थापित हो सका। तो बहादुर शाह जफर जो है, इनको हालांकि वृद्ध थे लेकिन इनको बहुत बड़ी सजा अंग्रेजों के द्वारा दी गई। इनको भारत से बाहर निर्वासित करके वर्तमान का जो ब्रह्मा जिसको हम बोलते हैं, म्यांमार जिसको हम बोलते हैं, वहां इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून नाम की जो जगह है वहीं पर इनकी मृत्यु होती है अंतिम रूप से और एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा वापिस दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। तो मेरठ के सैनिकों का विद्रोह था, बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपने नेता बनाया और बख्त खान जो था उनको क्रांति का वास्तविक नेतृत्व जो है वो क्रांतिकारियों सैनिकों के द्वारा सौंपा गया था। अब दिल्ली की आग पहुंचती है मूल रूप से अवध जो है वो ताजा ही डलहौजी की हड़प नीति का शिकार बना था और बिना वजह कुशासन का आरोप लगाकर अवध जो था उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। साथ ही मैंने बताया था कल भी आपको कि अंग्रेजी सेना में सबसे ज्यादा जो सैनिक हुआ करते थे वो अवध के ही हुआ करते थे। तो अवध के विलय की वजह से सैनिक जो थे वो बड़े हताश थे, बड़े दुखी थे। तो जैसे ही अवध के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं की प्रक्रिया शुरू होती है, सैनिक विद्रोह की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसका मूल कारण बनती है यहाँ की एक बेगम हजरत महल के नाम से। हजरत महल के नाम से इसने अपने छोटे पुत्र जो था उसको नवाब घोषित किया लखनऊ का। जैसे ही अवध का, वैसे ही अंग्रेजों ने अपनी पुरानी नीति जो थी कि अल्पवयस्क पुत्र जो है वो नवाब नहीं बन सकता, तो नवाब घोषित करने के साथ ही हजरत महल के साथ इनका संघर्ष शुरू होता है और अंग्रेज जो थे उनका हजरत महल से संघर्ष के दौरान हजरत महल अंत में हार जाती है और ये स्वयं नेपाल चली जाती है। लेकिन अंग्रेजों के साथ खूब सारा संघर्ष जो है वो हजरत महल का भी रहा। अब इसी तरीके से बात करते हैं हम कानपुर के अंदर। कानपुर में विद्रोह जो हुआ वो नाना साहिब के नेतृत्व में हुआ। नाना साहिब के नेतृत्व में, ये नाना साहिब जो है ये भी एक तरीके से क्या थे, पेशवा बाजीराव जो थे द्वितीय जो थे उनके गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहिब जो है। तो नाना साहिब को भी अंग्रेजों ने गोद लिया हुआ होने की वजह से कानपुर का अगला पेशवा मानने से इनकार कर दिया था और इनकी पेंशन जो थी, जो हुआ करती थी मतलब समझौते के अनुसार, वो पेंशन भी अंग्रेजों ने इनकी बंद कर दी थी। तो इनके सेनापति थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे के साथ मिलकर के और नाना साहिब जो है इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां पर? कानपुर में। आपसे जगह पूछी जा सकती है और वहां से विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था उसका नाम पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आपको, लखनऊ से हजरत महल है, ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खान है और इसी तरीके से कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों ही जगहों पर अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेज अधिकारी इनसे संघर्ष कर रहा है उसका नाम भी आपको याद रखना है, कैंपेल। कैंपेल जो अधिकारी है, सैनिक अधिकारी, वो अंग्रेजों की तरफ से इन दोनों जगहों पर संघर्ष कर रहा है और अंतिम रूप से दोनों ही जगह कैंपेल जो है वो अपनी सेना की वजह से विजयी रहता है और दोनों जगहों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। चलिए, झांसी में हम कौन नहीं जानते रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई का नाम आपने सब जगह सुना है। तो लक्ष्मीबाई जो है इसने भी अपने अल्पवयस्क पुत्र जो है राव दामोदर दास के रूप में, उसको जब अपना उत्तराधिकारी ये घोषित करती है तो यहाँ भी अंग्रेजों के साथ इसका संघर्ष होता है और फिरोज नाम का जो अंग्रेज अधिकारी है, सेनापति है, उसके साथ इसका संघर्ष रहता है। फिरोज का लक्ष्मीबाई के साथ संघर्ष
इसी तरीके से बिहार में हम बात करें तो एक बड़े बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग एक है कुंवर सिंह के नाम से, राजपूताना के एक रियासत का मालिक था और अंग्रेजों ने वो रियासत जो है इनसे छीन ली थी। तो कुंवर सिंह जो है ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य कौन सा है हमारे पास? बिहार है। और इतने वृद्ध है कि क्रांतिकारियों ने इनको बूढ़ा शेर की संज्ञा दी है। ठीक है, बूढ़ा शेर, ओल्ड लॉयन की संज्ञा दी है किसको? बिहार के राजा या एक रियासत के मालिक कुंवर सिंह को। ठीक, इसी तरीके से राजस्थान में हम बात करेंगे, आगे डिटेल में बात करेंगे। जब राजस्थान की अलग अलग छावनियों के अंदर 1857 का विद्रोह फैला है, तो एक बार के लिए आप यहाँ इसको स्किप कर दीजिए। दक्षिण भारत में हम बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर सब जगह, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, सब जगह ये विद्रोह जो है वो धीरे धीरे करके फैला है। पूर्वी भारत में हम बात करें तो आसाम जो है वहां पर ये विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा है। ठीक, तो उत्तर भारत से लेकर अगर हम बात करें उत्तर भारत के अंदर स्पष्ट मेरठ, दिल्ली, अवध, ये सब उत्तर प्रदेश की जगह है। कानपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ दूसरा राज्य बिहार, बिहार में भी कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार से आगे बंगाल, जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो मुख्य केंद्र है ही है, राजस्थान है। दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारी जगह मैंने बताई, महाराष्ट्र, केरला के अंदर कई जगह विद्रोह फैला है। पूर्वी भारत के अंदर भी विद्रोह का मुख्य केंद्र जो है वो कौन रहा है? आसाम रहा है। तो आपको क्रांति का प्रसार और उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता और किस अंग्रेज अधिकारी से संघर्ष रहा नेतृत्वकर्ताओं का, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसमें से तो आपसे कोई छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का ही बनेगा, कोई भी बने। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि अवध या लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था और सामने अंग्रेज अधिकारी जिसने विद्रोह को दबाया था या दमन किया था वो कौन था, तो ये आपको अलग से थोड़े ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई और इनका मूल उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन व्यवस्था को एक तरीके से क्या करना है? समाप्त करना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। लेकिन जड़ से उखाड़ने की इनकी जो प्लानिंग थी वो सफल नहीं हो पाई। 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई। तो असफल रही, तो असफल क्यों रही? इसके पीछे मुख्य कारण क्या क्या थे उनकी हम बात करेंगे। मुख्य कारण क्या क्या थे उनकी बात करते हैं। देखो, आप कारणों को समझना है तो हमें इसके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में देख लेते हैं कि किस किसने क्या क्या काम किया था और उनमें क्या कमियां रही थी। सेना की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद शासक उस समय जो थे उनकी क्या कमियां रह गई थी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की क्या कमियां रह गई थी। तीसरे नंबर पर ये ले लो आप, क्रांतिकारी जो विद्रोही थे अन्य जगहों पर, उनके अंदर क्या कमियां थी, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सेना की जहां तक बात करें तो मैं 2-3 पॉइंट में आपको बताता हूं कि अंग्रेजी सेना और जो सैनिक विद्रोह कर रहे थे उन दोनों के बीच में मूलभूत अंतर क्या क्या थे, जिनकी वजह से अंग्रेजी सेना ज्यादा हावी रही और भारतीय सैनिक जो थे जो विद्रोह कर रहे थे वो कम प्रभावी साबित हुए। इसके पीछे कारण क्या थे? हालांकि हमने देखा था, देखो कल भी मैंने बात बताई थी कि भारतीय सैनिकों का अनुपात अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक था। 5:1 का रेशो था इनका, 5 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेज सैनिक या यूरोपीय सैनिक, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। इसके पीछे वजह क्या थी? पहली बात तो हम कहें तो भारतीय सैनिकों का जो सैन्य संगठन था यही कमजोर था। कैसे कमजोर था इसकी हम बात कर लेते हैं। सैन्य संगठन ही भारतीय जो सेना थी उसका क्या था? कमजोर था। कैसे? देखिए आप, अंग्रेजी सेना जो थी वो हम जानते हैं सारी, एक तो प्रशिक्षित सेना थी पूरी की पूरी, ठीक है, वो प्रशिक्षण देकर के उनको सेना में शामिल किया गया था। इसके अलावा अनुशासित सेना थी उनकी, अपने अधिकारी के कहने पर अनुसार ही चलने वाली सेना थी, प्रशिक्षित थी, अनुशासित थी। इसके साथ साथ उनके पास सैन्य हथियार जितने भी थे वो सारे उच्च क्वालिटी के थे, ठीक है। तो ये सारी वजह थी जिनकी वजह से अंग्रेजी सेना जो थी वो क्या थी? पूरी तरीके से संगठित सेना। इसके विपरीत विद्रोही सैनिक जो विद्रोह कर रहे थे भारतीय सैनिक, उनके पास पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण नहीं थे जिनकी वजह से वो तेज तर्रार हो सके। दूसरा, अनुशासनहीनता की वजह से ही उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी एक तरीके से। तीसरी हम बात करें तो उतने सैन्य हथियार नहीं थे उनके हाथ में, जो चीज आई, जो हथियार उनको मिले वही लेकर के तोपखाने को लूट करके वो अलग अलग जगहों पर विद्रोह करते चले गए। तो मूल रूप से अंग्रेजी सैनिकों की दृष्टि से देखें तो भारतीय सैनिक जो थे वो असंगठित सैनिक थे, अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले थे। एक इन्फेंट्री में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से सैनिक आ रखे थे, तो सब में समन्वय नहीं बन पाया जितना कि अंग्रेजी सैनिकों के पास समन्वय क्षमता थी।
दूसरी हम बात करें तो अंग्रेजों के लिए 1857 का साल ही अनुकूल था। तो अंग्रेजों के लिए सैनिक दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां थी। कैसे थी इसकी हम बात करते हैं। देखो, तीन कारणों से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के लिए फेवरेबल कंडीशंस कैसे थी। पहली बात तो यह है कि संपूर्ण समुद्री मार्ग के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, क्योंकि यूरोप से या इंग्लैंड से जब भी आना होता था भारत, तो समुद्री मार्ग ही मुख्य मार्ग था हमारे पास जहाजों के माध्यम से। तो जैसे ही 57 की क्रांति ज्यादा फैली, वैसे ही ब्रिटेन से अन्य सैनिक जो थे उनको जहाजों में भरकर भारत ले आए। तो समुद्री मार्ग जो था उसके माध्यम से ये संभव हो सका। भारतीयों के पास ऐसा कोई मार्ग नहीं था कि वो किसी दूसरी जगह पर सेना को मूव करवा सके। दूसरी बात हम देखें, हाल ही में ब्रिटेन ने 2 युद्ध जीते थे, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। एक तो रूस के साथ इनके सैनिकों ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था क्रीमिया का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज सैनिकों की विजय हुई थी हाल ही में। और इसके साथ साथ चीन जो था उसके साथ भी अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था अफीम युद्ध के नाम से, अफीम युद्ध। तो चीन युद्ध और रूस युद्ध जो थे वो दोनों ब्रिटेन ने हाल ही के कुछ वर्षों में जीते थे। और वहां के जो सैनिक थे उनमें प्रशिक्षण तो था ही था, इसके साथ साथ वो बहुत अधिक उत्साहित सैनिक भी थे। तो जैसे ही क्रीमिया युद्ध और अफीम युद्ध समाप्त हुआ, वो सैनिक भारत आते हैं और भारतीय सैनिकों के विद्रोह को दबाने में वो क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति क्या थी अंग्रेजों के अनुकूल, लॉर्ड डलहौजी जो था उसको भारत में संचार और परिवहन का जनक माना जाता है। उसने ही भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई थी, उसी ने सबसे पहले भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये वो कदम थे जिनकी वजह से अंग्रेज सैनिक जो थे वो एक दूसरे के साथ मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सफल रहे। इसके साथ साथ वो एक दूसरे के साथ संचार के माध्यम से जुड़ने में भी सफल रहे। तो कहने का मतलब, इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के पास तमाम प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। समुद्री मार्ग पर उनका कब्जा था। रूस और क्रीमिया का जो युद्ध था, चीन के साथ अफीम युद्ध था, वो हाल ही में जीत करके वो भारत लौटे थे। तो उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश भी था। इसके अलावा डलहौजी का बिछाया हुआ जो परिवहन तंत्र और संचार तंत्र का जो जाल था, उस जाल ने भी 1857 की क्रांति को असफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये तो मुख्य रूप से हमने देख लिया कि सेना की दृष्टि से दोनों में क्या भिन्नता थी, इसकी हमने बात कर ली है। इसके अलावा भी हम बात करें तो भारतीयों के पास सीमित संसाधन थे, भारतीय सैनिकों के पास सीमित संसाधन थे। चाहे रसद की बात करें, खाने पीने की सामग्री सीमित थी, धन की बात करें तो धन भी बहुत सीमित था, ठीक है। और हथियारों में हमने बात कर ही ली है कि हथियारों की दृष्टि से भारतीय सैनिकों के पास उतने आधुनिक टाइप के हथियार नहीं थे। तो ये मुख्य कारण रहेंगे हमारे पास। आप अलग अलग पॉइंट्स में इनको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसको समझना और करना। किताब में आपके पास जो चीज मिलेगी अलग अलग डिवाइड करके नहीं मिलेगी, हमें इसको समझना है, रटना नहीं है। तो सेना की दृष्टि से क्या कमियां रही उनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं उस समय भारत के देशी रियासतों के जो शासक थे वो क्या भूमिका निभा रहे थे और वो क्रांति को असफल बनाने में कैसे योगदान दे रहे थे, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, देखो उस समय भारत में कुल मिलाकर 550 से अधिक देशी रियासतें थी, 550 से अधिक। अब आप सोचिए, इन देशी रियासतों के शासकों के पास पुराने समय में युद्ध लड़ते आ रहे थे, तो इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, सेना की कमी नहीं थी, योग्यता और प्रशिक्षण की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं अगर ये देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ न देकर सैनिकों का साथ दिया होता तो आज 1857 का विद्रोह भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम होता है एक तरीके से। लेकिन ये शासक जितने भी थे इन सब ने सहयोग किया किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। कुछ एक जगह ऐसी थी जहां के शासकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों की सहायता की थी, बाकी सभी शासकों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इनमें मुख्य रूप से हम बात करें तो कैनिंग खुद कहता है, अगर ग्वालियर का सिंधिया मेरे साथ नहीं होता, सिंधिया ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मुझे शाम से पहले मेरे बिस्तर गोल करने पड़ जाते। इन्हीं का एक साहित्यकार है रसल के नाम से, वो खुद कहता है कि अगर पटियाला और जिंद के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता, पंजाब में शांति नहीं रही होती तो 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए क्या होता, विनाशकारी साबित होता। खुद उनका इतिहासकार रसल कहते हैं। सिंधिया इतना सहयोगी था इनका कि उसने अलग अलग रियासतों में जाकर के और विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। इसीलिए कैनिंग जो उस समय वाइस गवर्नर जनरल था
कैनिंग ने इन शासकों को तूफान में बांध का कार्य करने वाला नाम दिया। तूफान में किसके रूप में खड़े रहे? बांध के रूप में तूफान को रोके रहे, 1857 के विद्रोह को रोके रहे। तो शासक जो थे उन्होंने एक तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया और उसी साथ की वजह से, अंग्रेज भक्ति की वजह से 1857 का विद्रोह जो है वो एक तरीके से क्या हो गया, असफल हो गया। तो यहाँ हमने ये बात कर ली है। चलिए, कैनिंग का कथन याद रखना है आपको, रसेल का कथन आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं क्रांतिकारी या विद्रोहियों में भी क्या क्या कमियां थी। सैनिक विद्रोह तो थे, इसके अलावा जब प्रसार हुआ धीरे धीरे तो दूसरे देसी शासक जो थे या दूसरे नाना साहब, झांसी की रानी, है ना, अजीमुल्ला, ये जितने भी जगह पे अलग अलग विद्रोही थे, इनके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। पहली कमी जो हम देखते हैं वो यही है कि कुशल नेतृत्व का अभाव था इनके पास, कुशल नेतृत्व का अभाव। देखो, अंग्रेजों का विद्रोह का दमन करने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो सारे कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति थे। यहाँ क्या था, नेतृत्व क्षमता नहीं थी। हालांकि बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता जरूर घोषित किया था, लेकिन ये बूढ़ा आदमी था, वृद्ध था, कमजोर था। इसके बाद सब सेना के नाम पर कुछ रहा नहीं था, औपचारिक मुगल बादशाह था एक तरीके का। तो जफर को इन्होंने अपना व्यक्ति घोषित किया तो वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया अंग्रेजों के सामने। तो सबसे बड़ी कमी तो यही रही कि केंद्रीय संगठन नहीं था इनके पास, कोई ऐसा संगठन नहीं था जिसका कोई कुशल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो। दूसरी बात, जितने भी विद्रोही इस आंदोलन का अलग अलग जगह या इस विद्रोह का अलग अलग जगह नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें हमने देख लिया तांत्या टोपे है, झांसी की रानी है, ठीक है, नाना साहब है, ये सब व्यक्ति जो है इनके बीच आपसी तालमेल नहीं था, तालमेल का अभाव था बिल्कुल। कोई किसी क्षेत्र में लड़ रहा था, कोई वहां से भागकर किसी दूसरे क्षेत्र में आ रहा था, तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, किसी प्रकार का समन्वय इनके अंदर नहीं था, किसी प्रकार का संवाद इनके अंदर नहीं था। ये सब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर ये सामूहिक होकर लड़ाई लड़ते तो हो सकता है परिणाम कुछ और होते, लेकिन विद्रोही जो थे उनके पास भी इस प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं था। तीसरी बात हम करें तो सेकंड पंक्ति का कोई भी नेतृत्व इनमें नहीं था। सेकंड पंक्ति के नेतृत्व से हमारा मतलब है, द्वितीय पंक्ति से मतलब है कि मान लो तांत्या टोपे गिरफ्तार हुए या झांसी की रानी मारी गई या नाना साहब यहां से छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए, तो इनकी जगह लेने वाला या इनकी जगह विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का अभाव था, विद्रोहियों के बीच आपसी समन्वय का अभाव था। इसके अलावा मूल रूप से हम बात करते कुशल नेतृत्व जो था वो भी विद्रोहियों के पास नहीं था। ऐसा कोई केंद्रीय संगठन नहीं था जिसके ऊपर ये 1857 की क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे। तो केंद्रीय कुशल नेतृत्व के अभाव में भी क्रांतिकारी या विद्रोही जो है ये कामयाब नहीं हो सके। चलिए, इसके बाद एक वर्ग और बचता है हमारे पास, शिक्षित वर्ग की बात करते हैं। शिक्षित वर्ग, या मैं कहूं कुछ बात हम कर लेते हैं व्यापारी वर्ग की, कुछ बात हम कर लेते हैं जमींदारी वर्ग की। देखो, ये वर्ग वो थे जो 1857 की क्रांति के दौरान बिल्कुल तटस्थ रहे, ना अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने एक तरीके से, और दिया तो भी अंग्रेजों का ही दिया, विद्रोहियों का या क्रांतिकारियों का साथ ये देने में सफल नहीं हुए या इन्होंने दिया ही। यही वो वर्ग था जो दूसरों के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकता था, राष्ट्रवाद की प्रेरणा दे सकता था। लेकिन ये वर्ग जब तटस्थ रहा क्रांति से, तो जितने भी नेतृत्व करने वाले थे वो व्यक्तिगत स्वार्थों से, निजी स्वार्थों से ये लड़ाई लड़ रहे थे। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना की कमी थी, और विवेकानंद जी स्वयं कहते हैं कि राष्ट्रीय भावना की कमी की वजह से ही ये जो 1857 की क्रांति है ये एक तरीके से क्या रही, असफल हुई। तो शिक्षित या व्यापारी या जमींदारी वर्ग का साथ न देना भी एक असफलता का कारण था। एक कारण हम देख सकते हैं ये कि क्रांति जो है वो समय से पूर्व ही क्या हो गई, आरंभ हो गई। दिन तो क्या हुआ था 31 मई का, लेकिन 31 मई आने से पहले ही क्या हो गया, क्रांति जो थी वो 10 मई को क्या हो गई, शुरू हो गई। और शुरू भी इस प्रकार से हुई कि अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन शुरू हुई। ठीक है, इससे दो फायदे मिले। एक तो अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया, ठीक है, जहां पर भी विद्रोह होता था अंग्रेज वहां पहुंच जाते थे और उस क्रांति को दबाने में क्या हो जाते थे, सफल हो जाते थे। और दूसरी बात यह थी कि अलग अलग दिन शुरू होने के कारण ये आपसी समन्वय जो था इनके अंदर वो नहीं बैठ पा रहा था, ठीक है, एकजुटता नहीं प्रदर्शित हो पा रही थी। तो क्रांति समय से पहले शुरू हो गई, ये भी क्रांति की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा हम बात करें तो कूटनीतिक दृष्टि से भी अंग्रेज अधिकारी जो थे वो कहीं आ गए थे, और इसमें बोला जाता है कि अगर कैनिंग वायसराय नहीं होता, गवर्नर जनरल नहीं होता भारत का, तो हो सकता है 1857 की क्रांति का परिणाम कुछ और होता।
बहुत चतुर और बहुत कूटनीतिक, राजनीतिक रूप से कूटनीतिक व्यक्ति था। हर किसी के साथ संपर्क बनाकर रखने वाला व्यक्ति था। इसी वजह से जितने भी देशी रियासतों के शासक थे उन सब ने साथ दिया किसका, कैनिंग का। तो एक तरीके से अंग्रेजों की कूटनीतिक जो विजय थे वही 1857 की क्रांति में उनकी सफलता का मूल कारण था। और इस कारण को आरसी मजूमदार नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि कैनिंग की कूटनीतिक दृष्टि जो थी वही इस सफलता की चाबी थी। एक तरीके से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जो सफलता मिली उसकी चाबी मूल रूप से कैनिंग की कौन सी दृष्टि थी, कूटनीतिक दृष्टि। तो ये मुख्य कारण रहेंगे हमारे पास 1857 की क्रांति की असफलता की, जिसमें हमने पहला कारण किससे संबंधित देखा, सेना से संबंधित देखा। सेना में सैन्य संगठन कमजोर था, अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी, भारतीय सैनिकों के पास संसाधन जो थे वो बहुत क्या थे, सीमित। इसके बाद देशी रियासतों के शासकों ने 550 देशी रियासत थी, उनमें से अधिकांश शासकों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। और उस समय के बड़े बड़े जितने भी देशी रियासतें थी, जिनमें मैंने नाम भी बताया आपको, पंजाब के अंदर पटियाला की रियासत थी, राजपूताना, राजस्थान में राजपूताना की रियासतें थी, मैसूर, हैदराबाद का निजाम, मराठा, ये सारे जितने भी उस समय की बड़ी ताकतें थी ये पूरी अंग्रेजों की क्या थी, साथ थी। तो ये भी एक बड़ा कारण बना है सफलता का। तीसरी बात हमने विद्रोहियों के अंदर देख ली है कि विद्रोहियों में क्या था, एक केंद्रीय संगठन का अभाव था, कुशल नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, आपसी समन्वय नहीं रख पा रहे थे, दूसरी पंक्ति के नेतृत्व का उनके अंदर क्या था, अभाव था। तो ये महत्वपूर्ण कारण रहेंगे। इसके बाद में हमने देख लिया कि शिक्षित व्यापारी और जमींदार वर्ग जो था एक तरीके से तटस्थ रहा, उन्होंने राष्ट्रीय भावना पैदा करने का कार्य नहीं किया। तो इसलिए क्या है, एक तरीके से निजी प्रयासों के अंतर्गत ये क्रांति लड़ी गई। और फिर एक कारण हमने देख लिया है कि समय से पहले इस क्रांति का आरंभ होना भी एक महत्वपूर्ण कारण बना इस विद्रोह के असफल होने का। ठीक, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट्स के अंदर ये सारी बातें। ठीक, अब हम इस लेक्चर के अंतिम पॉइंट पर आते हैं कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या होते हैं। देखिए, तात्कालिक रूप से ये क्रांति के परिणाम जो है, हालांकि चाहे भारतीयों के लिए ज्यादा उपयोगी न रहे हों, लेकिन दीर्घकालिक उपाय जो है या दीर्घकालिक परिणाम जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो परिणामों में हम बात करेंगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। पहले तो हम ये देखेंगे कि अंग्रेजों के लिए क्या क्या परिवर्तन आए या अंग्रेजों के लिए इसके परिणाम क्या निकले और भारतीयों के लिए क्या परिणाम निकले। सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन आया है, उसकी बात करेंगे। प्रशासनिक ढांचे में कैसे परिवर्तन आए, सैनिक दृष्टि से क्या परिवर्तन लेके आए। इसके बाद हम बात करेंगे देशी रियासतों के प्रति क्या परिवर्तन लेके आए, और फिर नए परिवर्तन इन्होंने आर्थिक रूप से क्या क्या लागू किए उनके अंदर बात करेंगे। तो चार मुख्य परिवर्तनों में अलग अलग समझेंगे इस टॉपिक को। प्रशासनिक ढांचे में क्या परिवर्तन है, देखिए अब से पहले यानी कि 1857 से पहले तक भारत में जो शासन चलाया जा रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी उसी के द्वारा चलाया जा रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन चला रही थी। एक अपना एक डायरेक्टर्स का बोर्ड बना रखा था इसने, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता था, बीओडी, और एक इसमें होता था बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, नियंत्रण बोर्ड, और दूसरा डायरेक्टर्स का बोर्ड। ये दोनों बोर्ड जो है ये किसके बनाए हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए थे। और 1857 से पहले तक ये कंपनियों के जो व्यापारी थे, कहने का मतलब मैं अगर कहूं तो ये व्यापारी ही भारत का क्या चलाते थे, शासन चलाते थे। लेकिन इतना बड़ा विद्रोह हो गया 1857 की क्रांति, और अंग्रेजों की पूरी नींव हिल गई थी इस क्रांति की वजह से। तो फिर वहां का जो संसद थी और वहां का जो सम्राट था, जिसको क्राउन बोला जाता था, ताज बोला जाता था, उसने अब ये सोचना शुरू किया कि भारत पर नियंत्रण जो है अब व्यापारी वर्ग के हाथ में नहीं रहना चाहिए। और वहां की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसने एक घोषणा कर दी महारानी ने कि अब भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहेगा, अब भारत पर शासन किसका रहेगा, ताज का रहेगा, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो है उसका शासन रहेगा। वहां का सम्राट जो है वो शासन चलाएगा, और इस पर नियंत्रण रहेगा वहां की संसद का। ठीक है, ब्रिटेन की संसद का। तो कहने का मतलब महारानी की घोषणा के बाद भारत पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक नया कानून लाया गया, जिसका नाम था सन 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। और इस एक्ट के आने के बाद, इस कानून के आने के बाद ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इसकी जगह कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई। वो नई व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? पहली व्यवस्था तो ये थी कि 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? भारत परिषद,
इंडिया काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें टोटल सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे, और इस पर नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी या एक मंत्री होगा जिसका नाम था भारत सचिव के नाम से। भारत राज्य सचिव भी बोल सकते हैं इसको, भारत सचिव भी बोल सकते हैं। तो भारत सचिव के नेतृत्व में 15 सदस्यों की एक भारत परिषद होगी। वो भारत परिषद जो है वो भारत का पूरा क्या संभालेगी, प्रशासनिक तंत्र संभालेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत लाया गया 1857 से पहले तक क्या था, भारत में जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी जो भारत का प्रशासनिक तंत्र संभालता था उसको नाम दिया जाता था गवर्नर जनरल का। लेकिन 1858 के एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय के नाम से। तो 1947 तक, जब तक भारत आजाद होता है, तब तक अंग्रेज अधिकारी जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका पद नाम बदलकर, उसकी पदवी बदलकर क्या कर दी गई थी, वायसराय कर दी गई थी। तो ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो किसमें आए थे, प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, महारानी का शासन या क्राउन का शासन शुरू हो गया था। 1858 का एक्ट पारित होता है, उसमें 15 सदस्यों की भारत परिषद, और उसका नेतृत्व करने वाला या उसका मुख्य जो अधिकारी था वो मंत्री हुआ करता था एक तरीके से संसद का, ब्रिटेन सरकार का, जिसको नाम दिया जाता था क्या, भारत सचिव के रूप में। तो ये परिवर्तन आया सबसे पहले प्रशासनिक ढांचे। चलिए दूसरे नंबर पर अब हम बात कर लेते हैं सैनिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए। देखिए आप, हमने देख लिया 1857 की क्रांति जो हुई है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बना वो क्या था, सैनिक असंतोष था। तो अब ब्रिटेन सरकार जो थी उसने ये सोचा कि सैनिक दृष्टि से भी कुछ ऐसे परिवर्तन लागू किए जाने चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार का बड़ा विद्रोह सैनिकों की दृष्टि से न हो। तो उन्होंने क्या परिवर्तन लागू किए। पहला परिवर्तन यह था कि एक पील आयोग गठित किया गया था 1858 में ही, और उसकी रिपोर्ट आती है 1861 में। और पील आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जो अनुपात पहले भारतीय सैनिकों का और अंग्रेज सैनिकों का 5:1 हुआ करता था, अब उस अनुपात को परिवर्तित करके 2:1 कर दिया गया। कहने का मतलब 2 भारतीय सैनिक और उसके साथ 1 यूरोपीय सैनिक का अनुपात इस प्रकार से निर्धारित हुआ। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, जितने भी महत्वपूर्ण सैनिक पद हुआ करते थे, चाहे तोपखाने का था, चाहे शस्त्रागार का था, इनके ऊपर मूल नियंत्रण जो है वो भारतीय सैनिकों को न दिया जाकर यूरोपीय सैनिकों को दिया जाएगा। यानी कि इन पदों पर जितने भी सैनिक नियुक्त होंगे वो सारे किसके होंगे, यूरोपीय सैनिक होंगे। तीसरी बात, सेना सम्मिश्रण की योजना लाई गई, सेना सम्मिश्रण की योजना। और इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वो अब ब्रिटेन सरकार को स्थानांतरित कर दी गई थी, भारत में ब्रिटेन को दे दी गई। और दूसरी बात ये डिसाइड हुई कि एक सैनिक बटालियन जो होती है या एक सैनिक जो छावनी होती है, उस छावनी के अंदर एक समुदाय के सदस्यों को नहीं रखा जाएगा या एक समुदाय के सैनिकों को नहीं रखा जाएगा। उसमें सभी जगहों के सैनिक जो है वो मिश्रित रूप में रखे जाएंगे ताकि वो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर एकजुट न हो पाए, उनमें एकता न बन पाए और 1857 जैसा विद्रोह दोबारा न हो सके। तो ऐसा सैनिक दृष्टि से भी परिवर्तन लागू किए गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देशी रियासतों की तरफ से क्या क्या परिवर्तन लागू किए गए, नए परिवर्तन क्या है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा इसको इसी तरीके से। चलिए तीसरे हम देखते हैं देशी रियासतों की प्रति नीति में क्या क्या बदलाव आए। देखो हमने देखा 1857 से पहले ब्रिटेन की जो नीति थी वो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति थी, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति थी। और इसी नीति के अंतर्गत भारत की कई सारी ऐसी देशी रियासतें थी जिनको अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का भाग बना लिया था, जिनमें डलहौजी की हड़प नीति सबसे महत्वपूर्ण रही थी। तो इस नीति को लागू होने के बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को ये बात फील हुई, उनको ये बात रियलाइज हुई, महसूस हुई कि ये जो शासक थे देशी रियासतों के, इन्होंने अंग्रेजों का बहुत अच्छा साथ दिया। तो अब ब्रिटेन की महारानी जो थी उसने ये घोषणा की कि ब्रिटेन जो है या ब्रिटेन की सरकार जो है अब साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाएगी और देशी रियासतों के जो शासक है उनका सम्मान और गौरव जो है वो उनको वापस लौटाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी हर परिस्थिति में। तो ये सारी गारंटी जो है एक तरीके से देशी रियासतों को किसकी तरफ से दी गई, ब्रिटेन महारानी की तरफ से दी गई, प्रशासन की दृष्टि से दी गई। दूसरी बात, जो गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया था उनसे, गोद लेने का अधिकार उनको वापस दे दिया जाता है। ठीक है, अब गोद लिए हुए पुत्र जो था उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी से जितनी भी संधि या समझौते या करार जो हुए थे देशी रियासतों के,
ईस्ट इंडिया कंपनी से 1857 से पहले वो सारे संधि समझौते जो थे वो भी स्वीकार कर लिए गए और देशी रियासतें जो थी उनको एक सम्मानजनक स्थान जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा प्रदान किया गया। तो अब सारे देशी राजा जो थे वो एक तरीके से किसके अधीनस्थ हो गए थे, ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश ताज के अधीन हो गए थे। ठीक है, ये देशी रियासतों के प्रति नीतिगत बदलाव उनके अंदर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से क्या परिवर्तन लाए। देखिए अब से पहले अंग्रेजों का ध्यान मैंने बता दिया आपको साम्राज्य विस्तार के ऊपर रहा था। अब अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को छोड़कर और एक नई नीति अपनाई, आर्थिक निवेश की नीति। आर्थिक निवेश की नीति, इस आर्थिक निवेश की नीति के अंतर्गत क्या हुआ, बाहर से जो यूरोपीय व्यापारी है, इंग्लैंड के व्यापारी है, उनसे भारत में पैसा लगवाया जाएगा, निवेश करवाया जाएगा। किसमें, चाहे तो रेल बना लो, खान खुदवा लो, उद्योग लगा लो, परिवहन संचार में, बैंक में, मुद्रा में, कहीं भी आप निवेश कर दो और लाभ कमाओ। और लाभ कमा के कहां भेजो, ब्रिटेन भेजो, जिसको नाम दिया गया धन निष्कासन। इसका नाम क्या था, धन निष्कासन। तो ब्रिटेन का अब पूरा ध्यान जो है वो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति से हटकर और किस पर हो गया, धन निष्कासन पर हो गया, आर्थिक निवेश नीति पर हो गया। और दूसरा, इस क्रांति को दबाने के लिए जितना भी पैसा लगा था, जितना भी खर्चा लगा था, उस सारा खर्चे का भार जो है वो किस पर डाल दिया गया, भारतीयों पर डाल दिया गया, भारतीय। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए या उसको दबाने के लिए जितना पैसा ब्रिटेन सरकार का खर्च हुआ था वो सारा पैसा जो है वो कौन चुकाएंगे, भारतीय चुकाएंगे। तो इस तरीके से आर्थिक दृष्टि से भारत की कमर ब्रिटेन साम्राज्य पहले तोड़ चुका था और 1857 की क्रांति की एक सजा के तौर पर, एक पेनल्टी के तौर पर उनको दिया गया कि आर्थिक निवेश की नीति को और दिया हुआ पैसा जो है, लगा हुआ पैसा जो है वो चुकाएगा कौन, भारतीय स्वयं चुकाएंगे। ठीक है, तो ये परिवर्तन आया मुख्य रूप से किसमें, आर्थिक क्षेत्र में। ठीक, इसके अलावा देखो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए 1857 की क्रांति के बाद में परिणाम निकला, ब्रिटेन ने अब एक नई नीति और भी अपनाई सामाजिक और धार्मिक आधार पर, वो थी सांप्रदायिकतावाद की नीति। सांप्रदायिकतावाद की नीति। अब तक अंग्रेज ये समझ चुके थे कि 1857 के विद्रोह में हिंदू सैनिकों ने मुस्लिम सैनिकों के साथ मिलकर, सब ने एक साथ मिलकर उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमने देखा बख्त खान, अजीमुल्ला खान, ठीक है, बहादुर शाह जफर, सब मुसलमान भी भारतीय सैनिकों के साथ, हिंदू सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस सांप्रदायिकवाद की नीति को अपनाकर इन्होंने जो सांप्रदायिक एकता थी भारतीयों के बीच में, उसको तोड़ने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, और एक तरीके से उसमें ये सफल भी रहे। उसको फूट डालो और राज करो की नीति बोला जाता है, फूट डालो राज करो की नीति। तो अंग्रेजों के द्वारा अब इस नीति का अनुसरण किया गया। ठीक, चलिए ये सब तो अंग्रेजों के अपने फायदे के लिए हुई बातें थी सारी की सारी। अब इस 1857 के विद्रोह का भारतीयों के लिए क्या महत्व है? अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय इतिहास के लिए या भारतीयों की दृष्टि से ये विद्रोह क्यों महत्वपूर्ण रहा, इसकी हम अगर बात करें, देखिए 1857 के बाद 1885 में आकर के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, आईएनसी। अब ये जो बीच का काल था, इस काल में आईएनसी की स्थापना के साथ साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे करके गति पकड़ने लगा था। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन देने में एक बहुत बड़ी कड़ी का कार्य कर रही थी कौन, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की वजह से कांग्रेस के बैनर के नीचे या कांग्रेस के नेतृत्व के नीचे राष्ट्रीय आंदोलन जिस गति से आगे फैला, उसमें हमेशा 1857 की क्रांति क्या थी, एक प्रेरक की भूमिका में थी। और इसका सीधा प्रमाण यहां से मिलता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन, वो क्रांतिकारी आंदोलन की मूल आदर्श जो थी वो यही क्रांति थी, जिसमें एक नाम सबसे महत्वपूर्ण बार बार हम पढ़ेंगे, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने विदेशों में जाकर के भी 1857 की क्रांति को उसकी जो यादें थी या उसके जो प्रेरक थी वो अन्य क्रांतिकारियों के अंदर उसकी भावना पैदा करती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे प्रोत्साहित करने और आगे लेकर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी, 1857 की क्रांति की। तो भारतीयों के लिए इस दृष्टि से ये क्रांति क्या रही, महत्वपूर्ण। तो ये मुख्य क्या निकले, 1857 की क्रांति के मुख्य परिणाम निकल करके सामने आए। अंग्रेजों की व्यवस्था को परिवर्तित किया, सैनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, देशी रियासतों के प्रति, और इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी अलग नीति अपनाई, जिसको सांप्रदायिकतावाद की नीति के नाम से जाना गया। ठीक,
तो ये अपने पास रहेगा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर बटन जो आपके नीचे YouTube स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इसका फायदा लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उन सबको आप इसको सेंड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आपका दिन मंगलमय।